नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन। हम अपने पिछले वीडियो में अभी तक पढ़ चुके हैं जर्नल, और जर्नल के बाद हमने पढ़ा लेजर। अभी तक हम जर्नल और लेजर पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में। अब लेजर के बाद आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, जिसको हिंदी में तलपट या परीक्षा सूची, ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट या परीक्षा सूची, ये जर्नल और लेजर के बाद की स्टेप है, यानी कि तीसरी स्टेप है डबल एंट्री सिस्टम की। इसके अंदर, तलपट के अंदर क्या चीजें हम लिखते हैं, ये क्यों बनाते हैं? तो लेजर से हम लोग जो अकाउंट के बैलेंस, लेजर में जितने भी अकाउंट हम मेंटेन करते हैं उनके हम बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस कैसे निकालते हैं ये सब हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्लोजिंग बैलेंस, उन सभी बैलेंस के आधार पे, उन बैलेंस के बेस पे हम अपना ये ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट प्रिपेयर करते हैं। अब ये क्यों प्रिपेयर करते हैं और कब प्रिपेयर करते हैं? तो ट्रायल बैलेंस जो है, हमने जो अपने डबल एंट्री सिस्टम से जो अकाउंट बनाए उनकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी यानी कि अंक गणितीय शुद्धता, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि हमने जो लेजर बनाए वो हमारे सही है कि गलत है, किसी के अकाउंट में कोई गलत अमाउंट तो नहीं लिखा गया, कहीं गलत साइड तो नहीं लिखा गया। तो ये सब मिस्टेक, गलतियां, अशुद्धियां ट्रायल बैलेंस से पता चल जाती है। ट्रायल बैलेंस लेजर के बैलेंस के ही बेस पे बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि ये एक फिक्स डेट को बनता है, और वो डेट होती है हमारे अकाउंटिंग ईयर की आखिरी डेट जो होती है, जिसको हम बोल सकते हैं 31 मार्च। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है। तो 31 मार्च को हम अपने पूरे होल ईयर के जो अकाउंट बनाए हैं उनके बैलेंस के बेस पे हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे कैसे? तो जो भी हमारे लेजर में अकाउंट बने उसमें यदि कोई डेबिट बैलेंस है तो उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिख देते हैं, और क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिख देते हैं। यानी कि लेजर के जो भी बैलेंस होते हैं उनको ट्रायल बैलेंस में लिखना है, डेबिट बैलेंस को डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट में। ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है ये भी हम अपने लेजर के वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट और उसमें कैसे हम बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। और एक चीज और कि ट्रायल बैलेंस हमारा अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का हमारा सीट है, एक प्रकार का स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं होता है। और इसकी ये खासियत है कि इसके दोनों तरफ का डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। यदि ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल नहीं है तो इससे पता चलता है कि हमने जो अपने अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, लेजर में जो अकाउंट बनाए हैं उसमें कहीं कहीं कोई मिस्टेक है। तो हम मैथमेटिकल एक्यूरेसी, अंक गणितीय शुद्धता, इससे पता कर सकते हैं। तो इसका देखिए फॉर्मेट और इसको कैसे बनाते हैं, इसका पूरा डिटेल आज हम आपको अपने इस ट्रायल बैलेंस के इसमें फॉर्मेट में पूरा डिटेल समझाते हैं। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो वर्ष के एंड में एक फिक्स डेट को बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जिस फर्म का बना रहे हैं उसका नाम और जिस डेट को बना रहे हैं एज ऑन, यदि 31 मार्च को बना रहे हैं तो यहां पर 31 मार्च उसका डेट होगा। इसके कॉलम, वैसे तो इसको डेबिट और क्रेडिट अलग अलग कॉलम लिखकर भी बना सकते हैं,
यानी कि दो पार्ट में डिवाइड करके दोनों साइड के लिए अलग अलग पर्टिकुलर कॉलम, लेकिन हम पर्टिकुलर कॉलम एक ही रख रहे हैं और अमाउंट के दो कॉलम, एक डेबिट बैलेंस और दूसरा क्रेडिट बैलेंस। और एक और इसमें छोटा सा कॉलम बना सकते हैं लेजर फोलियो, कि जिस अकाउंट का हम बैलेंस यहां पर लिखेंगे वो लेजर में कौन से पेज पे है। तो ये देखिए यहां पर आ जाएगा नेम ऑफ अकाउंट्स, ये जो कॉलम है बड़ा पर्टिकुलर, उसमें हम लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट्स। और इसमें लेजर का पेज नंबर, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। उसके बाद ये अमाउंट के लिए दो कॉलम है, एक कॉलम है डेबिट बैलेंस और दूसरे कॉलम में क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और ये रुपीस। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। सबसे ज्यादा इसका ये फॉर्मेट प्रचलित है, सबसे ज्यादा इसी फॉर्मेट से ही ट्रायल बैलेंस बनता है। अब इसमें किसी भी लेजर के डेबिट बैलेंस को डेबिट में और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट में लिखना है, लेकिन हम आपको इसमें ये बता देंगे कि कौन कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है और कौन कौन से अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास कोई एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के शुरू में कोई ओपनिंग स्टॉक है, तो वो ओपनिंग स्टॉक हमेशा, स्टॉक हमारी एसेट्स होती है और वो डेबिट बैलेंस होता है। तो हमारे पास कोई ओपनिंग स्टॉक है तो उस ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस डेबिट साइड में, और जब ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं तब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है ये भी हम आपको बताएंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, परचेज हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस। यदि मान लो सेल्स दिया हुआ तो क्रेडिट में आ जाएगा, सेल्स हमारा क्रेडिट बैलेंस, सेल्स को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, आप लोग जर्नल एंट्री में इसको पढ़ चुके हो, देख चुके हो। जैसे ये परचेज है वैसे ही परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज हमेशा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा, परचेज हमेशा डेबिट तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट। ये हम अपने जर्नल एंट्री में भी पढ़ चुके हैं। जो भी हमारे डबल एंट्री के जो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के रूल है उसके बेस पे हम डेबिट क्रेडिट करते हैं इनको, तो परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स आपने देखा कि सेल्स हमेशा क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न यानी कि जो गुड्स हमारा वापस आ जाता है, रिटर्न आ जाता है, तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, तो ये डेबिट बैलेंस। अब क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट ये सब हम अपने पूरा डिटेल पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट बैलेंस होगा और सेल्स क्रेडिट बैलेंस, और परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। नेक्स्ट कैपिटल, बिजनेसमैन बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, जो पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि प्रोप्राइटर कुछ भी देता है तो गिवर है, तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। इस सब डिटेल हम पढ़ चुके हैं, आप हमारे पिछले वीडियो में उसमें देख सकते हैं जाकर। कैपिटल, उसके बाद ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस। जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस से विड्रॉ करता है, चाहे गुड्स या कैश, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। इसके अलावा बिजनेस में, हमारे बिजनेस को रन करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं
बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, हम उसको लिख देते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। बहुत सारे एक्सपेंसेस बिजनेस में हो सकते हैं, चाहे वो सैलरी हो, स्टेशनरी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, मोबाइल का खर्चा हो, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, दुकान का किराया हो। तो ये सब एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड जो भी है वो सब इधर डेबिट में आ जाएंगे। और इसका अपोजिट इनकम्स या गेन्स, प्रॉफिट, जो भी इनकम या गेन्स प्रॉफिट होते हैं वो सब क्रेडिट में आएंगे। इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। हम नॉमिनल अकाउंट में पढ़ चुके हैं कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हमेशा डेबिट होती है तो उनका हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, और इनकम एंड गेन्स हमेशा क्रेडिट होता है तो उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। तो वो क्रेडिट में आएगा उनका बैलेंस। ये बैलेंस हम लेजर से कैलकुलेट करते हैं, उन्हीं को यहाँ पे पुट करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। और वो बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा हम एसेट्स और लायबिलिटी जो लिखते हैं, बिजनेस में एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये हमने फर्स्ट वीडियो अपना जो टर्मिनोलॉजी था, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, उसमें पढ़ा था। तो एसेट्स जितनी भी होती है सिर्फ डेबिट बैलेंस होती है, क्योंकि एसेट्स हमारे पास आती है तो रियल अकाउंट है, डेबिट और कम्स इन, तो एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है हमेशा। तो जितनी भी हमारी एसेट्स होगी वो सब डेबिट में आएगी। एसेट्स में जैसे हमारा लैंड, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, मशीन, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट्स होता है। इन्वेस्टमेंट, जो पैसा कहीं हमने इन्वेस्ट किया है वो भी एसेट्स है। तो ये जितनी भी एसेट्स होती है हमारी, फर्नीचर हो, प्लांट एंड मशीन हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, या पेटेंट राइट्स हो, या गुडविल, गुडविल भी हमारे बिजनेस की एसेट्स होती है। ये सब हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था टर्मिनोलॉजी में। तो जितनी भी हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, और उन सब के बैलेंस डेबिट में आएंगे। अलग अलग एसेट्स के अकाउंट बनेंगे, फर्नीचर का अलग और प्लांट एंड मशीन का अलग, कंप्यूटर है हमारे पास तो कंप्यूटर का अलग, लैपटॉप है उसका अलग, मोटर गाड़ी है सबका अलग है, तो सबके बैलेंस अलग अलग दिखाएंगे। और ये सभी एसेट्स डेबिट बैलेंस होती है, इनके बैलेंस हमेशा डेबिट में ही आते हैं। अब वैसे कैश भी हमारी एसेट्स है, लेकिन उसको भी हम अलग से लिख देते हैं, आपको बता देते हैं। कैश बैलेंस, जो भी हमारे पास कैश इन हैंड, यानी कि बिजनेस में हमारे पास जो भी कैश बचा हुआ है अकाउंट क्लोज करने की डेट को, उसको बोलते हैं कैश इन हैंड। वो कैश बैलेंस, कैश इन हैंड, ये भी हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कैश कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक यानी कि बैंक में जो हमारा अमाउंट डिपॉजिट है, बैंक में जो हमारा पैसा जमा है, उसको बोलते हैं कैश एट बैंक। ये भी हमारी एसेट्स है, क्योंकि बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। ये हम अपने बैंक ट्रांजैक्शन में पढ़ चुके हैं। डेटर्स, डेटर्स भी हमारा एसेट्स होता है, जिन लोगों से हमको पैसा लेना है। ये सब हम बेसिक में पढ़े हैं अपने टर्मिनोलॉजी में। डेटर्स बहुत सारे, वो सभी लोग जिनको हम गुड्स उधार बेचते हैं, क्रेडिट में सोल्ड करते हैं, वो सभी पर्सन हमारे डेटर्स होते हैं। पूरा उनका टोटल अमाउंट, सभी डेटर्स का टोटल अमाउंट, एक एक डेटर्स का इंडिविजुअली यहाँ लिखाने की जरूरत नहीं होती। जितने भी हमारे डेटर्स हैं उन सब का पूरा टोटल अमाउंट यहाँ लिखते हैं, उसको बोल देते हैं सन्ड्री डेटर्स, इनकी विविध देनदार, यानी बहुत सारे डेटर्स का पूरा टोटल, उसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमको पैसा लेना है, जिनको गुड्स उधार बेचे थे। ये सब हम टर्मिनोलॉजी में पढ़े हैं हमने। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, जब कोई हमारा डेटर्स हमको एक रिटर्न में कागज में लिख कर दे देता है कि भाई मैं आपको इतने रुपए इस डेट को पे कर दूंगा, तो वो लेटर जो वो एक्सेप्ट करके साइन करके हमको देता है, उसी को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल।
ये हमारे डेटर्स का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि डेटर से हमको बिल एक्सेप्ट होकर मिलता है और उसका हमको पैसा कुछ पीरियड के बाद मिल जाएगा जो डेट उसमें लिखी होती है, तो उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये भी हमारे लिए एसेट्स है। तो ये हमने मेन चीजें देखी, उसके अलावा और भी कुछ लायबिलिटी वगैरह भी, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये सब आप लोग अपने पास कॉपी में नोट करके रखिए। और ये केवल स्टूडेंट के लिए नहीं, ये बिजनेसमैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अकाउंटिंग बेसिक सब लोग पढ़ सकते हैं, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है जो भी बिजनेस रन करता है, और स्टूडेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही हमारी ये चीज। अब इसी के आगे कंटिन्यू मैं बता रहा हूं आपको। इसके अलावा जैसे हमारी कोई लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा। एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस। जैसे आपने किसी से लोन लिया, आपने यदि बैंक से लोन लिया तो बैंक गिवन, आपने किसी मान लो रमेश से लोन लिया तो रमेश गिवन, तो लोन हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि हम जिससे भी लोन लेते हैं वो हमको दे रहा है, वो गिवर है, तो लोन भी आएगा। चाहे वो बैंक लोन हो या किसी पर्सन से लोन लिया हो या अपने फ्रेंड से लोन लिया हो या और XYZ कहीं से भी लोन लिए, ये लोन हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि वापस देना पड़ता है। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगी। जैसे क्रेडिटर्स, पहले हम लोन लिख रहे थे, लोन को लिख लेते हैं लोन। चाहे लोन फ्रॉम बैंक हो या लोन किसी और पर्सन से लिया हो, चाहे XYZ कहीं से भी लोन लिया हो, लोन यहां पर आएगा लायबिलिटी। लोन लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है। लोन जो है क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि लोन हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ये हमने अपने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा है कि जिन लोगों से हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं, उधार में खरीदते हैं, वो सब हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। और इसकी डिटेल के लिए आप हमारा टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो क्रेडिटर्स भी क्रेडिट होता है हमेशा। जैसे मैंने मोहन से गुड्स क्रेडिट परचेज किया, तो ये पर्सनल अकाउंट है, मोहन गिवर है, क्रेडिट होगा। ये सब गोल्डन रूल्स में हमने पढ़ा है, आप लोग जरूर पढ़िएगा उसको, ये भी नहीं पढ़ा है तो क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया मोहन से गुड्स परचेज किए उधार में, क्रेडिट में, तो मोहन गिवर है, वो क्रेडिट हुआ, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या चीज है? ये भी हम अपने पिछले वीडियो में टर्मिनोलॉजी में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको अभी बता देते हैं कि जब हम बैंक में हमारा जो अमाउंट डिपॉजिट होता है उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, ओवरड्रॉन, ज्यादा निकाल लेना, उसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। उस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो कोई फ्री में हमको ये सब नहीं देती है, वो फैसिलिटी लेना पड़ता है बैंक से ओवरड्राफ्ट की। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक को ये पैसा तो वापस रिटर्न करना पड़ेगा हमें, तो हम वापस करेंगे, तो ये हमारी लायबिलिटी है, और ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, जैसे बिल्स रिसीवेबल हमने पढ़ा, वैसे बिल्स पेबल। कोई हमारा क्रेडिटर्स हमको कोई एक लेटर लिख के देता है कि भाई इतना इतना अमाउंट आप हमको इस डेट को पे करोगे, और हम साइन करके वापस उसको दे देते हैं कि हाँ भाई पे कर देंगे हम इस डेट को आपको पैसा। तो वो जिसका अमाउंट हमें देना पड़ेगा बाद में, वही लेटर हमारे लिए होता है बिल्स पेबल, और वो सामने वाले व्यक्ति के लिए होता है बिल्स रिसीवेबल। तो हमको तो अपने लिए देखना है, तो हमारे लिए वो होता है बिल्स पेबल, और ये लायबिलिटी है, इसका अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो ये भी इधर आएगा क्रेडिट साइड में। इसके अलावा ये तो मेन चीजें हमने आपको बता दी, उसके अलावा भी और दो चार चीजें हैं जो हम आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस, बहुत इजी है ये टॉपिक। अब यदि मान लीजिए कोई हमारा एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसका अमाउंट पे करना बाकी है एक्सपेंसेस का उस पर्सन को जिससे हम सर्विस ले चुके हैं, लेकिन उसको अमाउंट पे करना बाकी। इसका हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया है जिसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अदर। तो इसमें कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये हमारा अलग से वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी है, उसका अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये भी हमारा इधर क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि लायबिलिटी है, देना पड़ेगा। उसी का रिवर्स प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये हमारा डेबिट में आएगा, जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, जिसके बदले में हमको सर्विस मिलना बाकी है। तो ये हमारी एसेट्स होती है, क्योंकि उसके बदले में सर्विस मिलना बाकी है, तो हमारा जो कुछ भी मिलना बाकी है वो हमारे लिए एसेट्स, जो कुछ भी पे करना है वो लायबिलिटी। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड में आएगा, एसेट्स है हमारा। एक्रूड इनकम, इन सब का डिटेल आप जरूर, इसका अलग से जो वीडियो बना हुआ है उसको आप जरूर देखिएगा। एक्रूड इनकम, जो इनकम हमको मिलना बाकी है, जिसके लिए हम सर्विस दे चुके हैं, तो ये भी हमारे लिए एसेट्स है, उसका पैसा हमको मिलना बाकी है, तो ये भी डेबिट में आएगा, डेबिट बैलेंस होता है। अर्नड इनकम, इसका रिवर्स अर्नड इनकम, ऐसी इनकम जो हमको पहले से मिल जाती है एडवांस में, इनकम रिसीव इन एडवांस, वो होती है अर्नड इनकम। ये लायबिलिटी है, क्योंकि पैसा पहले से मिल गया और उसके बदले में सर्विस देना बाकी है, तो जो कुछ भी पे करना है वो लायबिलिटी, क्योंकि सर्विस देना बाकी है उसके बदले में। तो ये हो गया हमारा अर्नड इनकम। अब जो भी हमारी मेन चीजें हो तो हमने बता दिया। अब कभी कभी हम बिजनेस में कुछ फंड बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, रिजर्व, तो उनके कोई बैलेंस है तो वो भी, जितने भी फंड या रिजर्व होते हैं हमेशा वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्योंकि हम उनको प्रॉफिट में से बनाते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है, तो उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व या टू प्रोविजन फॉर बैड डेट या टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो भी है। तो प्रोविजन अकाउंट या रिजर्व अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो वो भी दिया हो तो इधर आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कि जो पैसा फ्यूचर में डूब सकता है उसके लिए कोई फंड बना के रखना, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। वैसे कोई भी रिजर्व, चाहे वो जनरल रिजर्व हो या कोई भी रिजर्व का बैलेंस हो, तो वो भी सब क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि ये सब प्रॉफिट से बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है और रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। तो हमने आपको मेन चीजें जो थी वो प्राय सब इसमें कवर करवा दिए, और इसका खासियत यह है कि इसके दोनों तरफ का टोटल जो होता है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। यदि ये टोटल इक्वल नहीं हो रहा है तो मतलब हमारा इसमें कुछ न कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक है, कुछ गलतियां है, तो फिर उसको वापस रिवर्स अकाउंट को चेक करना पड़ता है कि कहां गड़बड़ हुई है। और जब ये हमारा बराबर टैली हो जाता है तो ये माना जाता है कि हमारा मैथमेटिकल एक्यूरेसी है, यानी कि हमारी अंकगणितीय शुद्धता है खातों में, लेजर्स में। तो अब देखिए हमारा ये जो ट्रायल बैलेंस है हमने आपको पूरा डिटेल फॉर्मेट सही पूरा अच्छे से बताया, और इसी के बेस पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट बनते हैं, जिससे हम अपना साल भर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और पूरी फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं। वो सब इसी के ही बेस पे, इसी के हेल्प से बनता है। और ये किसकी हेल्प से बनता है? लेजर की हेल्प से, लेजर के बैलेंस के बेस पे। तो मैं एक बार आपको शॉर्ट में इसका पूरा रिवीजन करा देता हूं कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस डेबिट में और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में। जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं सब डेबिट बैलेंस, जितनी भी हमारी लायबिलिटी होती है क्रेडिट बैलेंस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं सब डेबिट बैलेंस, लॉसेस सब डेबिट, इनकम गेन्स सब क्रेडिट। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट में दिया है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में कोई चीज दी है,
मतलब या तो वो आपका क्या होगा, लायबिलिटी या इनकम। एक्सपेंसेस और एसेट्स कभी भी क्रेडिट में नहीं होगा, वो हमेशा डेबिट में ही होगा। यदि आपको कभी कुछ कंफ्यूजन है कि ये अमाउंट डेबिट में है तो ये एसेट्स है कि एक्सपेंसेस है कि क्या है, या लायबिलिटी है कि इनकम है, तो डेबिट में दिया मतलब वो लायबिलिटी नहीं हो सकती, इनकम नहीं हो सकता, या तो एक्सपेंसेस होगा या एसेट्स होगा। एसेट्स होगा तो उसका फ्यूचर में भी हमको बेनिफिट मिलता है, और एक्सपेंसेस है तो उसका बेनिफिट उसी साल ही रहता है। तो बिजनेस को रन करने में जो खर्चे होते हैं, मेंटेन करने में, वो सब एक्सपेंसेस होते हैं। तो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, और इधर लायबिलिटी एंड इनकम। तो ये हमने आपको शॉर्ट में समझाया। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हम चाहते हैं कि सभी लोग अकाउंट का बेसिक अच्छे से सीख जाए। उसके लिए आपको भी ये वीडियो आगे से आगे भेजते रहना है, और दूसरे लोगों की भी आपको भी हेल्प करना है, क्योंकि ये फ्री है, कोई इसमें आपको पैसा नहीं लगना है। तो इसको जरूर आप शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, और दूसरों की हेल्प करने के लिए आप इसको जरूर आगे भेजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय जिनेंद्र।